सर स्टार्ट करें। देखिए, तो हमने क्या बोला आपको, आपका दिगंत में कहानी, या जिसको हम लोग एक्चुअली गद्य के नाम से जानेंगे, और दूसरा क्या होगा आपका, जिसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, आपका पद के नाम से। साउंड कर रहा है क्या? अच्छा, पद के नाम से जानेंगे। आज हम लोग पद में से एक पद को आपका उठाएंगे और उसमें से देखेंगे। क्लियर है? जिसमें से देखिए, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं क्या था वो। टोटल आपके 100 मार्क्स के हिंदी में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव, जिसमें से बच्चे के माइंड में सेट रहता है कि 50 नंबर ग्रामर आएगा और 50 नंबर कहां की बुक से आएगा। लेकिन ये गलत है। बुक से आपका 70 मार्क्स का वेटेज रहता है, जबकि 30 मार्क्स का आपका ग्रामर का वेटेज रहता है। जिसमें अगर कोई भी बच्चा अगर बारीकी से अगर बुक के अगर सारे पॉइंट को अगर सही से अगर देखेगा, समझेगा, तो उसका काम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर आया? तो आज हम लोग क्या करते हैं कि पद वाले हिस्से से एक पद को उठाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आया बाबू कि क्वेश्चन जो लेवल होगा आपका, क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का होगा, सुन लीजिए। पहले हम लोग, भाई मेरे ओके, इधर मानते हैं सर शाहरुख खान है, लेकिन इधर ध्यान दो। हाँ, तो लोग सर पे ध्यान, चलो इधर ध्यान दो। कहानी से जो आपका क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, तो आप सुन लीजिए। पहले ये बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, वो जैसे बैकग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा, माइंड में सेट हो गया आपका कि किस टाइप का कहां से क्वेश्चन बन सकता है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जो कहानी होगा, कहानी का 2 हिस्सा में लेके चलेंगे। एक लेखक होगा, ठीक है, लेखक परिचय। जनरली जो वेटेज होगा लेखक परिचय, कहानी के लेखक परिचय से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर आपका कहानी आएगा और इस कहानी में आपका 10 नंबर का वेटेज रहेगा। बात समझ में आ गया था? अब ये 10 नंबर का वेटेज समझने, हो सकता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहे, हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन रहे, लेकिन वेटेज कुछ इस प्रकार से ही रहता है आपका। फिर अगर आप पद ले लेते हैं, तो सवाल पद में भी आपका कवि होंगे और पद होंगे। कवि परिचय से भी यहां पे 10, यानी कि सिंपली अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर 100 नंबर का अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इस 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 10 ऑब्जेक्टिव लेखक परिचय से होगा और 10 ऑब्जेक्टिव आपका कवि परिचय से होगा। यानी कि 100 में से 20 मार्क्स आपका यहां से आ रहा है। बाकी इसी प्रकार से आपका 10 मार्क्स आपका यहां से रहता है, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो रहता है, या तो 5 नंबर का लॉन्ग एक यहां से पूछेगा और 5 नंबर का लॉन्ग एक यहां से पूछेगा। वो क्वेश्चन जो पूछेगा उसको भी छोड़ दीजिए, अभी पहले ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपको सब्जेक्टिव बताया जाएगा, या जो आपको मैं आपको गेसिंग करूंगा, या सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र निकलेगा, उसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनसे बाहर नहीं आता है, सिंपल बात समझिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव बड़ा फोकस करता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो गया, तो सब्जेक्टिव सारे बच्चों को कहानी याद रहता है, और कविता जो आपको पूछा जाएगा, आपको 99% कविता समझ में आएगा ही आएगा। आप तो कर ही लेंगे, लेकिन पूरा खेल होता है आपका ऑब्जेक्टिव का, कि ऑब्जेक्टिव आप कैसे कैसे काम करेंगे। तो क्लियर होगा? एक बार फिर से, कहानी में 20 नंबर का पूछने का चांस रहेगा, 20 में से 10 नंबर लेखक से, 10 कविता के लेखक से यानी कि कवि से पूछेगा, और 10 नंबर कहां से पूछेगा, आपका पद से पूछेगा। क्लियर आता? क्लियर है? आगे बढ़े। अब समझ लीजिए, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट कविता हमने चूज किया आज पढ़ने के लिए, कविता का नाम है बाबू आपका पुत्र वियोग। पहले इस चीज को समझिएगा कि पुत्र वियोग का मतलब क्या है। पुत्र का मतलब तो सब समझते हैं, पुत्र मतलब बेटा लोग हैं। बेटा भी 2 प्रकार का होता है, जानते होंगे, लायक और दूसरा नालायक। हम लोग किस कैटेगरी में हैं पता नहीं, लेकिन हम जो भी रहे, बेटा 2 प्रकार का होता है बाबू, लेकिन हम लोग सारे, आवाज नहीं आएगा क्या? अब ठीक है, अंदर कर ले ठीक है। तो बेटा पुत्र का मतलब क्या हो गया, बेटा। और वियोग एक शब्द समझिएगा, वियोग क्या है। अच्छा, गांव घर में एक समझिएगा। अच्छा, ये जो लेखिका जो है इसकी, जो सॉरी कवि जो है, कवित्री जो है, इनका जन्म बाबू आपका 90 के प्लस में हुआ है, 1900 में हुआ है।
1904-5 के आसपास में हुआ है, समझिएगा इस चीज को। यानी कि भारत कितनों ज्यादा डेवलप अगर हो जाएगा तो 1900 के लमसम में ग्रामीण सभ्यता 99% रहेगा। क्लियर है? अब जब 99% ग्रामीण सभ्यता रहेगा तो एक बात सिंपली समझिएगा, आप अगर देखे होंगे अपने आसपास में किसी औरत का, किसी या चाची मामी भाभी जो भी होगा, उनका अगर बेटा का अगर मृत्यु हो जाए या उनका बेटा उनसे खो जाए तो कैसे रोती है? कभी गौर किया उसको? सिंपली हम लोग ऐसा रोती है क्या? हम लोग तो जनरली लड़का तो रोता नहीं है, वो क्या करता है, शहरों में क्या होता है कि नॉर्मली आराम से बैठ गए, कुर्सी में बैठ गए, आंसू बहा रही है या अधिक से थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के गले मिल रही है, शहरों में ऐसे रोना है। लेकिन हम लोग के गांव में, पता नहीं आपके गांव में होता है कि नहीं, मेरे गांव में जब कोई रोती है ना तो रोने के लिए माए के बाप के ऐसे करके पूरा पूरा जो आनंद का पूरा धूल धक्कर अपने शरीर पे ले लेती है। यही टाइप का जो रोना होता है ना, माँ ये बाप जो कर रही है, इस टाइप के रोना को बोलते हैं वियोग करना। क्या बोलते हैं इसको? वियोग करना। यानी कि अब समझिए क्या हो गया भाई, क्या कहता आपका सिंपली कि पुत्र वियोग हो सकता है कि जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इनका बेटा या तो खो गया है या दुनिया परमानेंट खो गया है, यानी कि या तो मर चुका है या खो गया है। और बेटे के याद में मम्मी जो है क्या क्या कल्पना करती है, क्या क्या सोचती है, या एक मम्मी का क्या हाल होता है, उसके लिए यह कविता लिखा गया है। और कविता को सही से अगर आप समझेंगे तो इसकी जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, याद करो सुभद्रा कुमारी चौहान का पाला हम लोग क्लास 8 या 6 में पढ़ा होगा। क्लास 6 में झांसी की रानी आपने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुलदोनों के खंडों पे ऐसे। हाँ, ये वही कवि आपका कवित्री है जिन्होंने झांसी की रानी लिखा था। और वही झांसी की रानी लिखने वाली कवित्री का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था मुकुल। सुनिएगा बाबू, एक्चुअली इनका 3 बेटा था, 3 बेटा में से सबसे पहला बेटा मुकुल ही था। अरे भाई इधर ध्यान दो। और इस पहला बेटा के मरने के बाद तब इनको दूसरा और तीसरा बेटा हुआ, और इस बेटे का मृत्यु 4 से 5 साल के एज में हुआ था। कवित्री जो लेखिका है, एक्चुअली लेखिका और कवित्री दोनों है, ये कहानी भी लिखती है और कविता भी लिखती है, अपने बेटा के लिए एक बुक ही लिख दिया, एक पुस्तक ही लिख दिया, और उस पुस्तक में से 1-2 पेज हमारे पास है। पूरा का पूरा बेटा के वियोग में लिखी है और पूरा का पूरा किताब का 2 पेज हमारे पास में है। तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे बुक में इस मुकुल के याद में कितना रोई होगी और क्या क्या बोली होगी। तो सिंपली समझिएगा, पुत्र वियोग का मतलब क्या है कि हो सकता है कि इसका बेटा या तो मर चुका है या इनका बेटा खो गया है। हम लोगों को थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखना पड़ेगा ताकि आपको कहानी कविता में समझ में आए कि क्या होने वाला है। क्लियर आता? तो हम लोग इसको 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक लेखक परिचय, सॉरी कवित्री परिचय जो 10 मार्क्स का आने का चांस रहता है, तो 1-2 क्वेश्चन यहां से बनता है, हर साल पूछता है, इस बार भी 2025 में पूछेगा, तो यहां से देख लेंगे। और दूसरा हम लोग फिर आएंगे डायरेक्ट कहां पे, कविता में, कि कविता में क्या क्या हो रहा है। क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़े हम लोग, डायरेक्ट कविता में आ जाए। ठीक है, आते हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट हो गया आपका। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये स्लाइड कैसे होगा भाई? हाँ, इसी में, हाँ देखो सुनो, हाँ पुत्र वियोग हो गया अब आपका। पुत्र वियोग में लेखिका तो नाम ही नहीं लिखे कहीं, लेकिन लेखिका का नाम है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या नाम है लेखिका का? सुभद्रा कुमारी चौहान। पहला क्वेश्चन बाबू यहीं से एक बार पूछा गया है एमसीक्यू में, ये इसको इंपोर्टेंट कर लेंगे आप कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। इसको याद रखना, एक तरीका समझिएगा बाबू कि ये आजादी से 1 दिन पहले जन्म हुई है और आजादी के 1 साल बाद मर गई है। आजादी से 1 दिन पहले, सॉरी 1 दिन बाद जन्म हुई है और आजादी के 1 दिन आपका 1 साल बाद मर गई है। इससे आप क्या होगा कि बाय ऑप्शन इसको छांटने में ठीक रहेगा आपका। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 3 बार पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है। याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद
कविता पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएंगे बाबू, और तब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया या नहीं आया। तो इनका जन्म है 16 अगस्त 1904 में। मैंने बोला भी था कि 1900 के लमसम में जन्म हुआ है इनका, तो 1904 में हुआ है। कहां हुआ है? तो आपका निहालपुर इलाहाबाद में। ऑब्जेक्टिव में आपका कभी कभार बाबू या तो डायरेक्ट निहालपुर दे देता है या डायरेक्ट आपका इलाहाबाद दे देगा, तो दोनों आपको समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि ये जो मुकुल है इनका बेटा का नाम था, और इसी मुकुल से ही उनका पुत्र वियोग आया हुआ है। ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि पुत्र वियोग किस किताब से या किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मुकुल। और यह भी पूछा जाए कि जिस पुत्र के लिए ये वियोग कर रही है उस पुत्र का नाम क्या था? मुकुल। ठीक है, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां मतलब रचनाएं हैं, अलग अलग किताब का नाम है। एक मुकुल हो गया, दूसरा आपका त्रिधारा, चौथा है आपका बिखरे मोती, और पांचवा है आपका सभा के खेल। एक बार क्या हो गया था बाबू कि इनमें बहुत सारे मुझे लगता है 2023 का ही क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती, और एक और था आपका विचारधारा या विघात धारा, ऐसे कुछ नाम था। और बोल देते इनमें से कौन सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है, रचना नहीं है। तो याद रखेंगे ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो मुकुल, तो आपका त्रिधारा, बिखरे मोती या सभा के खेल। इन चारों में से ही कोई पूछेगा, अगर पूछेगा तो, वरना नहीं पूछेगा। उसके बाद बाबू इनके मम्मी पापा भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 2018 से पहले एक बार पूछा गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान के मम्मी का नाम क्या है? धीराज कुंवर नाम था, और उनके पापा के नाम क्या था आपका? ठाकुर रामनाथ सिंह। याद रखिएगा ये उस समय के जमींदार हुआ करते थे, इसलिए पापा ठाकुर हैं और मम्मी क्या है? कुंवर, राज कुंवर। ये राजा के घर की बेटी है, इसलिए ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है इसमें। अब आते हैं वो डायरेक्ट कि कविता में क्या है। अच्छा एक बार इसको पहले रिकॉल कर लेते हैं। पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ आपका? 16 अगस्त 1904 में। एक सबको बोलेंगे कब हुआ? 16 अगस्त 1904 में। क्लियर है यहां तक? इनका जन्म स्थल कहां है वो आपका? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अच्छा बताओ, सुनो, कोई बच्चे अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि प्रयागराज, उस समय में इलाहाबाद ही नाम हुआ करता था, और ऑप्शन में आपका प्रयागराज और इलाहाबाद दोनों देगा, तो अब आंसर क्या मारेंगे? इलाहाबाद मारेंगे, प्रयागराज नहीं मारेंगे। योगी वाले शासन में नहीं पहुंचना है, कहां जाना है? इलाहाबाद में ही। ठीक है, निहालपुर, इलाहाबाद। इसके मम्मी का नाम क्या था? धीराज कुंवर। पापा का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। क्लियर यहां तक? इनकी मृत्यु कब हो गई थी आपका? 15 जनवरी 1948 में। प्रमुख कृति में कौन कौन से याद रखेंगे हम लोग? आपका मुकुल, उनका बेटा का नाम है। दूसरा क्या है? त्रिधारा। क्या है? त्रिधारा। और चौथा क्या है आपका? बिखरे मोती। तीसरा वही था बिखरे मोती, और चौथा क्या है आपका? सभा के खेल। अच्छा एक थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार समझिए बाबू कि ये मुकुल के लिए ही, इनको मुकुल के लिए ही 1930 में आपका साहित्य सम्मेलन हुआ था। एक्चुअली यहां पे शब्द लिखा गया हिंदी साहित्य, ये गलत है। वहां पर साहित्य सम्मेलन हुआ था जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑथर आए हुए थे, लेखक और कवि और कवित्री आए हुए थे, जिनमें से आपका सारे लेखकों में से, सारे कवियों में से सुभद्रा कुमारी चौहान का जो कविता था, मुकुल का जो बुक है, इस मुकुल के लिए इनको आपका अवार्ड दिया गया था। एक्चुअली वो एक इंग्लिश का शब्द है सक्सेस। क्या नाम है? सक्सेस। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी हिंदी जोड़ देते हैं, तो उनको सक्सेस अवार्ड मिला था। तो बाद में सक्सेस अवार्ड को किस नाम से जाना गया? आपका सक्सेरिया अवार्ड के नाम से जाना गया। इंग्लिश में याद रखेंगे कौन सा अवार्ड था? सक्सेस अवार्ड था, और उसको बाद में क्या कर दिया गया? आपका सक्सेरिया पुरस्कार कर दिया गया। इसको ना अक्सर आदमी गलत तरीके से पढ़ता है वो, और आपके बुक में तो और गलत तरीके से लिखा हुआ है। आपके बुक में लिखा हुआ है सेक्सरिया, ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सक्सेरिया, यानी कि सक्सेस इंग्लिश वाले शब्द कहां से? सक्सेस से अवार्ड मिला था इसको, क्या? सक्सेरिया अवार्ड। क्लियर? आगे बढ़े। ये थोड़ा सा ये पूछा नहीं गया वो, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है बीएससीबी का, पागल है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर पूछ लेगा तो थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए। हाँ, थोड़ा यूनिक टाइप का है। सबको मिलता है वेद व्यास या आपका साहित्य पुरस्कार, इनको क्या मिला है? सक्सेरिया अवार्ड मिला। अच्छा ये सुभद्रा कुमारी चौहान वही है जिसका आप हाईलाइट किए होंगे कि एक बार वो किसी प्रोग्राम में लेट से पहुंची थी। सुनो भाई मेरे, इधर अपना बतकही करने के बजाय इधर ध्यान दो। जब एक प्रोग्राम में ये लेट से पहुंची थी तो वहां पे लोगों ने पूछा था कि आप लेट क्यों हो गई? तो इसी मुकुल में स्टार्टिंग में लिखा गया है। तो इन्होंने लिखी थी, इन्होंने बोली थी वहां पे प्रोग्राम में जाने के बाद
कि मैं बेड पे लेटी थी, मुझ पे कोई लेटा था। और इस शब्द से पूरे जो आपका प्रोग्राम था, प्रोग्राम में लोग उनका छी छी करने लगा कि एक इतनी बड़ी कवित्री होकर के इतना अश्लील शब्दों का प्रयोग करती है। बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं बेड पे लेटी हुई थी और अपने बच्चे मुकुल को स्तनपान करा रही थी, यानी कि दूध पिला रही थी, और मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गई थी। और लोगों ने उसको क्या किया, बहुत गलत तरीके से, इसी 1930 में उनका मजाक बनाया था। इसलिए उनको अवार्ड जो दिया गया था, इंग्लिश वाला ही अवार्ड, हिंदी वाला अवार्ड था, लेकिन इनको दिया कौन सा अवार्ड, इंग्लिश वाला अवार्ड दिया गया था। बात समझ में आ रहा है? दोस्त यार में थोड़ा सा मजाक होता है, तो वही मजाक के चक्कर में इनको मिला था। तो अवार्ड कौन सा मिला था इनको, सक्सेरिया अवार्ड मिला था। क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वो आपका डायरेक्ट क्या क्या कविता है, कविता में देखेंगे। पुत्र वियोग यानी कि बेटा से बिछड़ना, और बेटा के बिछड़ने के बाद मां जो रो रही है उसका व्याख्यान है। देखिए क्या कहती है, देखिए क्या कहती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, यहां पर तेरा नहीं मेरा है। मेरा खोया कवित्री खिलौना शब्द किसके लिए प्रयोग करती है, बेटा के लिए। किसके लिए, बेटा के लिए। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। अच्छा एक शब्द समझो तो बाबू, क्या इसमें कोई सा भी शब्द डिफिकल्ट है, सारे हमारे देश का शब्द है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुत्र वियोग में कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे देशज शब्दों का। कौन से शब्दों का, देशज शब्दों का, यानी कि देश वाले शब्दों का ही प्रयोग हुआ है, कोई इंग्लिश टर्म प्रयोग नहीं हो रहा है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है देखिए, आज दिशाएं भेजती, यानी कि आज चारों ओर हर्षोल्लास है, सब अपने खुशी में है, सब मस्ती में है उल्लास विश्व पर, यानी सबको मस्ती कर। और खासकर ये जो कविता लिखा गया था, ये दीपावली का दिन था। तो दीपावली के दिन स्वाभाविक है शोर शराबा हो रहा है, फटाखा हो रहा है, दीप जलाया जा रहा है। और जिनका बेटा अगर का देहांत हुआ होगा या बेटा खो गया होगा, उस मां पे क्या बीतता होगा, अब समझिएगा। मेरा खोया हुआ अब तक मेरे पास ना आया, यानी कि इनका बेटा जो 4 से 5 साल का था, एग्जैक्ट एज कभी पता नहीं चला बाबू, ना गूगल में है ना कहीं पे है, 4 से 5 साल का मुकुल था जो खो गया है या मर गया है, और अब तक वो नहीं आया है इनके पास। और यही चीज को लेखिका लिख रही है, कवित्री लिख रही है। आगे बढ़ेंगे बाबू। आगे कहता है शीत न लग जाए, क्या ना लग जाए, शीत ना लग जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेखिका कवित्री के बेटा को क्या ना लग जाए, तो ऑप्शन में डॉट डॉट में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शीत ना लग जाए, आपका गर्मी ना लग जाए, बरसात ना लग जाए, ये झोलझाल कुछ कुछ है। तो आपका क्या होगा, शीत मतलब ठंडा ना लग जाए, इस से नहीं। अब बात समझिए, कितना दुलारा है बेटा इसका। ठंडा के मौसम में बच्चा को ठंडा ना लग जाएगा, हमेशा गोद में ही रख रही थी वो, या तो गोद में जैसे भी जिस तरीके से भी रखे, यानी कि इस डर से कि बेटे बीमार ना पड़ जाए। छोड़ काम दौड़ मां कहकर जिस समय पुकारा। और एक औरत के लिए उनका बच्चा, उनका बेटा जब बड़ी प्यार से उनसे बोलता है माँ, जब पहली बार, अक्सर देखिएगा कि इसमें बड़ा बिदावना होगा कि बच्चा पहले माँ बोलता है कि बाप बोलता है। अब बच्चा इतना चला गया, ना माँ बोलता ना बाप बोलता, मामा बोलता है पहले। हाँ 99% बच्चा क्या बोलेगा, मामा बोलेगा या अम बोलेगा। अम मतलब पानी, बच्चा अम का मतलब पानी ही बोलता है। और अक्सर क्या बोलता है कि जिस समय में माँ बोला, जो भी हम काम कर रहे होंगे वो काम छोड़ करके हम उनके पास दौड़ करके आए। यकीन ना हो बाबू, आप लोग जो हॉस्टल से बाहर रह गए हैं उनको छोड़िए, लेकिन जो बच्चे घर में हैं अभी, आप जब घर जाते हैं, घर में जाने के बाद आपको कोई चीज की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले जुबान में से क्या आता है, मम्मी ये कहां है, तुम्हारा बुक पढ़ना तुमको है, कॉपी तुम्हारा, फेयर करना तुमको है, पढ़े रात को तुम थे, लेकिन तुम पूछ रहे हो किससे, मम्मी से। और मम्मी को सब पता रहता है कि तुम रात को बुक पढ़ के कहां रखे हो। बात समझिए कि जिस समय में बच्चे ने मां का करके बुलाया था, हम जो भी काम कर रहे थे वो सारा काम क्या किए, छोड़ करके आ गए किसके पास, अपने बेटे के पास। अब आगे देखते हैं बाबू क्या कहता है। फिर कहता है थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। अब अच्छा थपकी मतलब समझते हैं, बच्चे को अगर आप ऐसे सुलाएंगे, बच्चे का सर यहां रहेगा, बच्चे को इसे गोद में रखें, तो बच्चे को जब रोता है तो आप इसको हाथ में ऐसे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
थपकी देना। क्या करना? थपकी देना। और जब बच्चा आपका ज्यादा रोने की स्थिति में होता है तो आप क्या करते हैं उसके लिए? गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, और वैसा गीत जो बच्चा को भी समझ में नहीं और आपको भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन बच्चा को सुलाने के लिए कुछ ना कुछ न न न न कुछ कुछ करते रहते हैं। ये जो कर रहे हैं ये क्या होती है वो आपका लोरियां गाई, जिसके मुख का मलिनता। अच्छा, मलिनता का मतलब दुख बाबू, याद रखिए, दुख। मलिनता का मतलब दुख, जिसके मुख मतलब फेस पर, चेहरे पर थोड़ा सा भी दुख देखकर देख आंख में रात बिताई। यकीन ना हो बाबू, मम्मी को फीवर हो जाए, मजाल है कि तेरे कुछ होगा या हम लोग को कुछ होता है? कभी नहीं। तुम अभी बोलो, तुम पटना में रह रहे हो ना, मम्मी सिवान में है ना, मम्मी सीतामढ़ी में है ना, तो मम्मी को सिर्फ सिंपल बोल देना कि मम्मी मेरा ना थोड़ा तबीयत खराब है, सर दर्द कर रहा है। उस दिन रात को 4 बार फोन आएगा मम्मी का। तुम सो सकते हो भैंस नियन, लेकिन मम्मी सुबह 6 बजे तबीयत कैसा है तुम्हारा? बात समझ में आ रहा है? घर से दूर है, फिर भी मम्मी क्या करती है? रात भर तुम्हारा ही टेंशन ले रही है। अब इनका बेटा तो छोटा था, 4 साल का बेटा, क्या बोलता है? जिसके मुख पर थोड़ा सा दुख देख कर पूरा रात यानी कि जगे हुए उसके साथ बिताई। अब मां का प्रेम जो कभी एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। आगे समझिए क्या कहता है? जिसके लिए भूल अपनापन। अच्छा, यहां पे भूल अपनापन का संदर्भ समझिएगा बाबू। लेखिका है हिंदू, बात समझिएगा, लेखिका क्या है? हिंदू है। जब इनका बेटे का तबीयत खराब था उस समय में इनको जिन्होंने जो जो कहा वो सब करती है। देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन, यानी कि मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू रीति रिवाज मानना चाहिए। भूल अपनापन, पत्थर को देव बनाया। एक नंबर की नास्तिक औरत थी ये। भगवान पे थोड़ा सा भरोसा नहीं, इनके मानने में कि भगवान अल्लाह कुछ होता ही नहीं दुनिया में, ऐसा ये मानती थी। लेकिन जब बेटा की बारी आया, बेटा का तबीयत खराब हुआ, तो इन्होंने क्या किया? पत्थर को भी देव बनाया। फिर क्या कहती है? कहीं नारियल कहीं दूध बतासे। अब कहीं नारियल कहीं दूध बतासे, फिर कहता है कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। अब देखिए, शीश नवाया का मतलब कहां पे? मजार में। नहीं, यहाँ पे संदर्भ मजार का है। किसका है? मजार का। यानी कि शीश नवाने का मतलब क्या होता है? मजार में ही। सिंपल समझिए कि नारियल, दूध, ये बतासे, ये तो प्रसाद हो गया। यानी कि ये सारे काम हम किए जिसपे हमको भरोसा नहीं था, लेकिन हम किए। यहां तक कि हम शीश भी नवाए हैं। मेरी उसको छोड़ो ना, ये लेखिका का छोड़ो, मेरी अपनी खुद की चाची को हमने देखा है ये रोजा रखते हुए। मेरी चाची रखी 1 महीना रोजा रखी थी, मेरे चाचा का बेटा जो बड़ा भाई है उसके लिए। कुछ उसको बीमारी हुआ था, उनको बताए होंगे कोई, तो रोजा रखी। बात समझिए इसको। मम्मी लोग को ये समझ में नहीं आता है कि कौन धर्म क्या नहीं है। उनका बेटा जिस तरीके से ठीक होगा बस वो करेगी। सिंपल बात समझिए। क्या कहता है? कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। फिर आगे समझिए क्या करना चाह रही है। फिर कहती है, अब देखो सारे भगवान पे अब सवाल, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना में, मतलब बेटा मेरा। अब इनके बेटा को इतना हाइपर बीमारी रहा होगा या हायर बीमारी रहा होगा जिसका इलाज नहीं मिला होगा, और उस समय से मरा था इनका बेटा, निमोनिया से मरा था। आजकल तो निमोनिया, मलेरिया, ये सब का बीमारी इजी बीमारी है, आसानी से दवाई मिल जाता है। ये बात हो रही है बाबू 1900 आपका लगभग 22-21 की 22 इसी के लमसम, सॉरी 30-31 के लमसम की बात है ये। तो 30-31 के लमसम में निमोनिया, मलेरिया बहुत मायने रखता है। 1930-31 का बात कर रहा हूं मैं, आज से लगभग 90 साल पहले का बात है। फिर कहता, मैं असहाय विवश बैठी उठ छौना मेरा। छौना का मतलब बेटा। देखिए, एक मम्मी बहुत कुछ कर की है बेटा को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे बोल रही है कि हम पूरा सुरक्षित हैं, हम जीवित हैं, मेरे पास 2 हाथ 2 पांव है, मेरे पास दिमाग है, फिर भी इतना कुछ होते हुए हम विवश बैठी हुई रह गए और अपने बेटा को हम बचा नहीं पा रहे। यहां पर गिल्ट फील कर रही है मम्मी। और ये समझिए कितना बड़ा दुख हो रहा होगा एक मां के सामने में उनका 4 साल का बेटा का मृत्यु हो जाए, और मम्मी को यह बात पता है कि मेरा बेटा नहीं बच सकता, पूरा कोशिश कर रही है बचाने का। जब बेटा नहीं बचेगा तो मम्मी को कितना दुख होगा आप समझ सकते हैं।
फिर कहता है देखिए, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये। अब बोलते अंदर जो भावना है हम बता नहीं सकते आपको कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बस आपको हम लिखित बता सकते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन ये चीजों को भी हम आपको पेन से पिरो नहीं सकते। तड़प रहे हैं ये प्राण ये। फिर कहता है मुझको एक पल शांति नहीं। अब कहता है कि मुझको एक पल का भी शांति नहीं है। फिर कहती है, बात समझिएगा, फिर कहती है वह खो गया वो खोया पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। ठीक है, मतलब डाउट। वो खोया हुआ धन, धन मतलब बेटा, वो बेटा मैं पा नहीं सकूंगी। इसका बेटा खोया नहीं है, मर चुका है, इसको अच्छे से पता है। वो खोया हुआ धन मैं पा नहीं सकूंगी, इसमें मुझे डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मम्मी आज भी चाह रही है कि मेरा बेटा मुझे मिल जाता तो मजा ही आ जाता। फिर आगे समझिए क्या कहती है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा जटिल है। यहां पर नीरस होगा, नीरस लगता है सुना सुना जीवन। बात समझिएगा चीज को, यानी सिंपल बात समझिएगा कि जिनके बेटा का आपका मृत्यु हो गया होगा, 4 से 5 साल का बेटा, उस मम्मी को कैसा फील होता होगा। ऐसा लगता होगा घर में कोई नहीं, पति है और पति ऑफिस रहते हैं, पति काम पे बाहर, मम्मी किस आपका फ्रेंड है, मम्मी के घर में और कौन है खेलने के लिए, उनका तो बेटा ही तो था, और वो बेटा भी अब नहीं है मम्मी के साथ। बोलती कि आप समझ नहीं सकते, आप फील तक नहीं कर सकते हैं कि मेरा जीवन कैसा लगता है। मेरा जीवन ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा निराश हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। फिर आगे देखिए क्या कहती है लेखिका, लेखिका कहती है यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा सर सलाह कर उसको समझाती। अब मम्मी बोल रही है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान बोलती है कि अगर गॉड एक चांस मिल जाता, मेरा बेटा अगर हमको एक बार वापस मिल जाता तो हम क्या करते, बेटे को गले से लगा लेते, और गले से लगा करके इसे आप अक्सर देखिएगा, अगर घर में मम्मी के सामने अगर बैठते हैं ना, यकीन ना हो मम्मी अगर सीढ़ी में बैठी हुई है और सीढ़ी के निचले वाले जो पैदान है उसमें आप बैठ जाइए, ऑटोमेटिकली मम्मी का हाथ आपके सर पे चल जाता है। कभी गौर किए हैं? और मम्मी ऐसे करती है, तो मम्मी को गोद में रख के सो, सर अगर ऐसे करेगी तुमको 10 मिनट में नींद आ जाएगा तुरंत। और वहीं तुम रूम में रात तो इधर उधर नींद आ रहा है, अब मम्मी की गोद में 10 मिनट नींद आ रहा है, क्योंकि मम्मी लोग का हाथ पड़ते हैं क्या हो रहा है, सर सलाने की एक अलग आपका अनुभूति होता है। जस्ट यही कहती है कि अगर एक बार मुझे मेरा बेटा मिल जाता तो क्या करते, उसको हम गले लगाते, और गले लगा करके उसका सर सहलाते, और सर सहला के उसको समझाते। अब क्या समझाएगी, अब देखिए समझाते, अब देखिए मम्मी का प्यार, मेरे भैया, बेटा को क्या बोल रही है, मेरे भैया। सही बात है, तुम यकीन मानो कि दुनिया का सबसे स्मार्ट लड़का तुम ही हो अपने मम्मी के नजर में। दुनिया तुमको जो समझे, अक्सर हम लोग 2 ही आदमी को स्मार्ट लगते हैं, एक मम्मी को, दूसरा पापा को नहीं, कपड़ा वाले को, कपड़ा के दुकान में। अरे नहीं बोलता है, अरे आप तो बहुत गोरे हैं, ये कपड़ा आप पे जचेगा। उसको कपड़ा बेचने के लिए वो क्या कर रहा है, आपको गोरा वोरा सब कुछ सलमान खान बना देगा आपको। अब देखिए क्या बोलती है, मेरे भैया, यानी कि अपने बेटा को बोलती है, मेरे बेटे अब मां को यूं छोड़ न जाना बड़ा कठिन है, बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। तो मम्मी को अच्छे से पता, पढ़ी लिखी औरत है ना, इनको समझ में आ रहा है कि हम ये जो कितनों हम लिख रहे हैं ना, ये हम कितनों लिख देंगे, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। फिर अपनी वास्तविकता में आ जाती है और तुरंत बोलती है कि बड़ा कठिन है क्या करना, बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। अच्छा बात और समझो बाबू, यहां पर एक बात समझिए, यहां पर मम्मी थोड़ा सा भावनाओं में बह गई, और भावनाओं में बहने के बाद फिर वास्तविकता में आ गई ना। याद रखिएगा एक पहचान, जब भावनाओं में बह करके वास्तविकता में आ जाए, इसको बोलते हैं छायावाद की पहचान। किसकी बात की बोलते हैं, छायावाद। अगर गलती से भी अगर कहीं पूछा जाए कि किसकालीन ये कविता है, तो याद रखेंगे क्या, छायावाद, यानी कि छायावाद के कविता है ये। अगर कभी गलती से पूछा जाएगा कि किस काल के हैं, तो क्या बोलेंगे, छायावाद। 2 चीज याद रखिएगा, जैसे कोई आदमी भगवान पे लिखेगा ना,
तो उसमें बोलेंगे हम लोग भक्तिकालीन। क्या बोलेंगे? भक्तिकालीन। जो आदमी पहले भावनाओं में जाएगा और फिर वास्तविकता में आएगा उसको क्या बोलेंगे? छायावाद। यानी कि एक पीरियड भी है छायावाद का कि 1900 प्लस से लेकर के 1947 तक जितना लिखा गया है इस, यानी एक्चुअली बहुत सारे आदमी 40 बोलते हैं लेकिन मैं 47 तक का देखा हूं। 47 तक जितने भी कविता कहानी लिखे गए हैं वो किसमें गिनती में आते हैं? आपका छायावाद की गिनती में आते हैं। अच्छा, ये कभी ना इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछता है, बिहार बोर्ड में जनरली पूछता नहीं। अगर मान के चलो अगर पूछ लिया तो अब याद रखेंगे ये किसी कविता होगी आपका? छायावाद की। एक्चुअली टाइम भी याद रखोगे 1900 से लेकर 1947 में। अब देखिए, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। देखिए सही बात है, मम्मी बोल रही है कि हम कितना कुछ कहानी कविता लिख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में यही है कि मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा, और बेटा को खो करके अपने मन को समझाना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। अब आगे देखिए फिर क्या कहता है। अब ये थोड़ा सा कटाक्ष भी है बाबू, कटाक्ष है, लेकिन अब क्या है वास्तविकता समझिएगा। अब कटाक्ष क्या है देखिए, कटाक्ष ये है भाई बहन भूल सकते हैं। अच्छा याद करो मैंने क्या बोला था कि ये 1900 के दशक में लिखा गया है, तो इसमें ग्रामीणपन ज्यादा है, तो ग्रामीणपन बहन लिखा गया है, बहन नहीं लिखा गया है। जैसे आज भी गांव में बहन और शहरों में भाभी और गांव में भौजी ही होता है। हाँ, गांव में भौजी होता है और शहरों में भाभी, शहर में बहन और गांव में बहन। तो जैसे क्या बोलते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, फिर क्या कहता है, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। वास्तविकता यही है बाबू, पिता भी कुछ दिन बाद भुला देते हैं, लेकिन किंतु रात दिन की साथिन मां, रात दिन की साथिन, बच्चा दिन भर केकरू पास रहे चॉकलेट के लालच से, लेकिन लास्टली रात को बच्चा रहेगा कहां? मम्मी के पास ही। रात दिन के साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। कि अब लेखिका पूछती है कि कितनों हम कुछ आपको बता दें, कितनों कुछ हम बोल दे, वास्तविकता यही है कि मम्मी अपने बच्चे को खो करके कभी भी अपना मन को समझा नहीं सकती है, और बच्चा के खोने के बाद मम्मी अपने आप को संभाल नहीं सकती है। मेरे अच्छे से याद है कि मेरा एक दोस्त था, मैट्रिक के रिजल्ट के बाद, हम लोग का मैट्रिक का रिजल्ट हुआ था, वो दोस्त आपका दिल्ली गया था, शायद काम उम करने गया था या घूमने गया था पता, लेकिन 3 महीना रह गया था, और वहां उनको जॉन्डिस हुआ और बच नहीं पाया वो। और उसके बाद 2 भाई था, एक बड़ा बेटा एक छोटा। छोटा बेटा, जबकि एक बेटा है, छोटा बेटा के मरने के बाद उसकी जो मम्मी थी, वो मम्मी लगभग 6 से 7 साल तक अपने आप को संभाल नहीं पाई। 7 साल बोल रहे हैं, 6 से 7 साल तक संभाल नहीं पाई अपने आप को। आजकल अब देख रहे हैं कि अब ठीक हुई है समझ, क्योंकि अब उनके घर में पोता हो गया बड़ा वाला बेटा का, तो अब थोड़ा सा क्या हो रहा है, अपने आप को संभाल पाई, लेकिन वो संभाल नहीं पा रही थी। जबकि बेटा क्या है, मैट्रिक पास था, यहां तो 4 साल का बच्चा है, पल्ले पर आई चीज को। आगे बढ़े हम लोग, देखिए वो अब अगर इस अच्छा ये क्या कविता आपको समझ में आया? कविता समझ में आया? कविता किसके लिए लिखा गया था? बेटा के याद में, वियोग टाइप का। किस टाइप का है? वियोग है, यानी कि मम्मी रो रही होती है उसको लिख रही है। आगे इसको बढ़ेंगे बाबू, समझते हैं। अब देखते हैं बाबू इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड ने पूछा गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन एडिशनल भी है और कुछ क्वेश्चन पूछा भी गया है, उसका सॉल्व कर देते हैं, आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी। क्लियर है? पक्का सब कोई? 19 क्वेश्चन है बाबू इसमें, देखते हैं 19 में से आपको कितना मार्क्स आ रहा है, अपना मार्क्स ईमानदारी से बताओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? हमने क्या बोला? आजादी के 1 दिन बाद और आजादी के साल का 1 साल बाद, यानी कि 1 साल बाद उनकी मृत्यु और आजादी के दिन का 1 दिन बाद उनका जन्म। तो यहाँ पे ट्रिक मार लो, क्या है बाबू आपका? 16 अगस्त 1904 को क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ? क्लियर हो पाया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। आज ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर है 2021 कॉमर्स और साइंस में। आगे बढ़ेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। देखो अब फंसाया कैसे, देखो ससुरालपुर,
ननिहालपुर है ना, कोई निहालपुर से क्या समझेगा, ननिहालपुर क्या लगा दिया आपका ससुराल, ससुरालपुर इलाहाबाद, सबके जगह पे इलाहाबाद इलाहाबाद ही है, तो इसलिए निहालपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए सही आंसर है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, 3 में 3 हो गया सही सबका ना, आप भाई लास्ट वाले 3 में 3 जा रहा है कि नहीं, यही क्लास में है ना, नहीं कभी कभी होता है कि आप क्लास में रहते हैं लेकिन आपको याद आ रहा होता है, अच्छा 4 बजे उसका कोचिंग से निकलने का टाइम हो गया है, ऐसा नहीं होता है क्या, अच्छा मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे से होते हैं। चलो क्वेश्चन, हाँ हाँ तुम मेरे भी लपेट सकते हो, हम भी सोचते थे ऐसा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति के नाम लिखें, कौन कौन से कृति हैं उनके, मुकुल भी था, तीधरा भी था, बिखरे मोती और सभा के खेल भी थे, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दीज, ये आंसर सही है। आगे मारे, अच्छा एक ट्रिक सुन लो बाबू, जिस भी क्वेश्चन में ना ऑल ऑफ दीज दिया रहेगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी दिया रहेगा, जब तुमको आंसर नहीं आए तो 99.99% आंसर क्या जाता है, ऑल ऑफ दिस जाता है, 99.99% कहां जाएगा आंसर। जब किस्मत ज्यादा खराब होगा तो अभी एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, ये आपको वहां पे किस्मत आपका चेक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ये बताइए, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, क्या आएगा, ए या बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, किसने लिखा है, भाई बहन भूल सकते हैं, किसने लिखा है, अब ये तो आया था सर सामने में, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो कितना सिंपल आता है, अगर सिंपल अगर आप बारीकी से देख लोगे ना, पढ़ लोगे ना, आपका आंसर हो जाएगा यार। आप लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं, सिंपली बताते हैं। मानी चलो एक ट्रिक भी सीख लो, किसी का पीछा अगर आप बार बार करते हैं ना तो सामने वाला भाव खाएगा, कोशिश क्या करो, 1-2 दिन रुक जाओ, छोड़िए ना, 1-2 दिन क्या करोगे, रुक जाओ, तो जिसका तुम पीछा कर रहे थे ना वो पलट के देखिए, वो चटवा के बीमार है क्या, घर उड़ चल गया है क्या, अब तुमको कौन देख रही है, जिसका तुम पीछा कर रहे हो, पल्ले पड़ रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लॉजिक ये है कि अगर आप इसको जितना वोल्टेज बनाएंगे कि जितना ये टफ है, ये टफ होता नहीं है, आप इसको इजी समझिए, सिंपली काम होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा वो आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़े, ठीक है, चलो एक शब्द, छौना शब्द का अर्थ क्या है, देखो छावनी, छाया, बेटा, बेटा जैसे छोड़ दो, अब भाई हिरण का बेटा रहे या हाथी का बच्चा रहे कि करू रहे, लेकिन है क्या, बेटा ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कंफर्म आ रहा था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का 7 सही है अब तक। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, यो तो इजी क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम क्या नाम था, ऑप्शन डी, श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए बाबू, अच्छा ये जमींदार हुआ करते थे इसलिए इतना शानदार नाम है इनका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 आंसर हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ अच्छा अभी तुरंत हमने बोला था कि ऐसा आ सकता है, क्या आएगा इसका आंसर, क्या होगा, छायावादी भावधारा था। क्लियर तक, अच्छा एक बात और सुनो, अब देखते हैं एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, ऑप्शन मैं इसी सेम चीज को मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, यहां पर आपका कल्पना निष्ठ जो है इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं आपका सौंदर्य, क्या मैं लिख रहा हूं, सौंदर्य। ऑप्शन बी में लिख रहा हूं करुणा, करुणा भाव। ऑप्शन सी में लिख रहा हूं मैं छायावाद, और ऑप्शन डी में लिख रहा हूं मैं प्रगतिवाद। तो अब आंसर क्या जाएगा, छायावाद नहीं बाबू, था छायावाद जरूर, लेकिन छायावाद से ज्यादा पावरफुल क्या हुआ, करुणावाद था। मम्मी का प्यार है ना, करुणा है ना, यहां पे आंसर क्या चला जाएगा, ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार रहेंगे कि बाबू कभी भी आंसर ना जो ऑप्शंस में दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रहा है यहां तक, चलिए ऐसे एग्जाम्पल समझिए, मानी चलो बाबू कि आपके पटना में बाबू 4 टीचर का नाम दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन टीचर ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस कौन है, ऑप्शन ए बी सी डी ये नहीं है, तो बोला था इनमें से
अब उन चारों में से कौन? हाँ पवन सर। ऑप्शन क्या देंगे? पवन सर। तो क्या मारेंगे? पवन सर। तो हम लोग को एमसीक्यू कैसे आंसर करना पड़ता है? ऑप्शन खेलना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 10, पुत्र वियोग कविता शीर्षक में किसे लिया गया है? देखो कैसे पता है, सुकुल, फुफुल, मुकुल, कुकुल। आंसर क्या होगा? मुकुल। चलिए, यानी कि अब तक किसी बच्चे का एक भी अलग जो आप गलत आंसर मानना चाह रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं? एगो पुत्र वियोग, नहीं छायावाद बोला था लड़का लोग। अच्छा वो तो मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था सर, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, उसमें चला गया। हाँ वो ऐड नहीं होगा। बोला सर वो ऐड नहीं होगा। चलो क्या शब्द है? देखो मैंने क्या बोला था कि ऑल ऑफ दीज बाबू 99.99% सही होता है, लेकिन यहां पर सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या है? देशज ही इसका आंसर होगा। आप बहुत सारे बच्चे बाबू क्या मारेगा इसका? तीनों शब्दों का, लेकिन कोई सा भी शब्द बाबू आपका नहीं तो तत्सम है, नहीं तद्भव है। सारे शब्द क्या है आपका? देशज शब्द है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे बाबू। मैं असहाय विवश किससे लिया गया है? ये चारों आपका कविता है बाबू, आपके बुक में ही है। तो इसका आंसर किसका होगा? पुत्र वियोग। ये सब भी मजेदार कविता है, बहुत मजेदार है, लेकिन पुत्र पर है तो इसका आंसर क्या होगा? पुत्र वियोग। आगे बढ़ेंगे। 13, हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा हम बताए नहीं है, लेकिन आ गया बाय लक। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो वो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो स्वाभाविक, हाँ ये चीज मैं बताना भूल गया हूं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे आप लोग ध्यान से। देखिए यहां पर देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान थी, इनका क्या होता है कि असहयोग आंदोलन, आपको याद होगा कि गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। याद आ रहा है? असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था? 1920 से लेकर के 1922 तक में। कब हुआ था? आर्ट्स वाले कोई स्टूडेंट नहीं है क्या? आर्ट्स वाले, आर्ट्स हिस्ट्री सारे साइंस वाले जी। एक अच्छी बात जानते हो क्या है कि हमने साइंस वाले बच्चे को अब हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हुए देखा है, और यही चीज कॉमर्स वाला बच्चा नहीं करता है। कॉमर्स वाले बच्चे का मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा। हमारे यहाँ का जो टॉपर था बाबू इंतकाल, वो बच्चे को बिजनेस स्टडी में 98 नंबर है, ईपीएस में 98 नंबर है, अकाउंटेंसी में 95 या 93, कितना नंबर है सर? जो भी रहे इतना ही नंबर है। वो लड़का घबराया किस में है? हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में 91 नंबर है और हिंदी में 89 नंबर है। कम नंबर नहीं है भाई ये। जिस बच्चे को 98 आ रहा है बिजनेस स्टडी में, ईपीएस में, वो बच्चा कहीं ना कहीं उधर ज्यादा फोकस किया होगा। अभी आपको ना एक बात सिंपली समझिए, आप कितनों बड़ा कुछ महारथी रहे बाबू, 5 पेपर में आपको इंसाफ 5 पेपर के साथ बराबर करना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी क्या पूछेगा, कौन सा डिवीजन हुआ? तो फर्स्ट डिवीजन, परसेंटेज 80%, तब वो तुमसे पूछेगा अच्छा 80% मैथ में कितना आया। अगर तुम पहले ही बोल दिया सेकंड डिवीजन, तेरे से पूछेगा कि मैथ में कितना नंबर आया? नहीं पूछेगा। तो आपका अभी 5 बहुत मायने रखता है, इसलिए किसी पेपर के साथ आपको नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब इसका आंसर क्या देखिए। सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, वो गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन। उस समय में ये 9th क्लास में ही पढ़ रही थी, आगे पढ़ाई की थी लेकिन 9th में ही पढ़ रही थी उस समय में। और 9th में पढ़ने के दौरान ही गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में क्या कर दी, वो पार्टिसिपेट करने के लिए कूदक गई थी। तो भाई इतना ही याद रखना कि सुभद्रा कुमारी चौहान गांधी जी के आंदोलन में जुड़ी थी। कौन सा आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। कब जुड़ी थी? जब वो किस क्लास में पढ़ रही थी? 9th में पढ़ रही थी। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन, ज्यादा कुछ नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। वो क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी करते हैं। चलिए ये तो सिंपल है। छोर काम दोहराई महंगा कर जिस समय पुकारा, कहां से आया था? पुत्र वियोग से ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। सुभद्रा कुमारी चौहान और माधवी, हाँ एक बड़ा बात है वो, ये भी इंफॉर्मेशन देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान और माधवी वर्मा, एक्चुअली माधवी वर्मा वो सीनियर थी, माधवी वर्मा क्या थी? सीनियर थी, और सुभद्रा कुमारी चौहान जूनियर थी क्लास में। लेकिन ये दोनों पढ़ी थी एक ही स्कूल में। उस स्कूल का नाम क्या था आपका? क्रॉसवेथ गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। और ऐसे भी देखो अब बाय ऑप्शन मार दोगे भाई,
पटना में तो आएगी नहीं बच्चा पढ़ने के लिए, कहाँ जाएगा आंसर? हाँ, बाय ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, सही बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसका क्या होगा आपका क्रॉसवेद गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्या हो गया, इसको हम लोग गलत मान के चले क्योंकि हमने इसको बताया नहीं था। टोटल अब 18 नंबर में, 18 में से कितना, अब तक 14 क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का सही हुआ है। आगे बढ़ेंगे बाबू। भाई बहन कहां से आएगा, पुत्र वियोग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि सर ये अचानक अचानक सब वहीं से कायदे उठा दिए, ये अलग अलग सालों में पूछा गया है और आपको एक बार में दिख रहा है, आपको लगता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है, नहीं, ये 23 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन देखो, ये पूछा हुआ है ही नहीं, अच्छा वो बनाया गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, सुधा कुमार चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, इलाहाबाद, क्लियर है। जगह का नाम क्या था, निहाल, अरे ससवालपुर भी तो था ना एक। सुधा कुमारी चौहान का कौन सा है, पुत्र वियोग, क्या है, पुत्र वियोग। चलिए अब इसके बाद हम लोग का क्या है, क्वेश्चन समाप्त किया। यानी कि आज का 19 में से 18 क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ा और एक क्वेश्चन क्या था वो आपको बताया ही नहीं गया, इसलिए आपने बताया। तो क्या आपको ये पुत्र वियोग समझ में आया? तो सुनो, अब अभी अभी रुको, अभी तो समाप्त नहीं करते हैं। पुत्र वियोग से रिलेटेड बाबू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होगा 2025 के एग्जाम के लिए, उस क्वेश्चन को मैं लिख करके मैं सर को भेज दूंगा, ठीक है, और आप तक पहुंच जाएगा। अगले क्लास में आप उसको बना करके लाएंगे और चेक करवाएंगे कि आपने आंसर सही लिखा या नहीं लिखा। क्लियर है? देखो अपने लाइफ से बस आधा घंटा टाइम दे दो हिंदी को, सप्ताह में एक दिन 1 घंटा यहाँ और आधा घंटा घर में, 1.5 घंटा में आपका मैनेज हम कर देंगे। बस समझ में आ रहा है? बस जो आपको वर्क दिया जाएगा वो वर्क आप कर लेना, आज ही वर्क आपका शाम रात को 10 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर है? मिलते हैं हम अगले क्लास में। सर हो गया।